हेलो लर्नर्स, आज हम आए हैं आपको बताने के लिए कि एक ट्रेडिशनल लाइब्रेरी और एक डिजिटल लाइब्रेरी में कंपैरेटिवली कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं और किस तरीके से। आइए आज हम समझते हैं कि एक डिजिटल लाइब्रेरी में और ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में क्या फर्क होता है। लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले तो ये, जैसे कि आपको मेरा आज का हमारा टॉपिक दिख गया होगा कि हमें डिजिटल लाइब्रेरी वर्सेस ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में एनालाइज करना है कि इन दोनों लाइब्रेरीज में क्या फर्क होता है, इनके क्या ट्रेंड्स होते हैं, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी होती है वो एक आपको उसका स्ट्रक्चर दिखेगा। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी वो होती है जो फिजिकली आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, जैसे कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में फिजिकली वो प्रिजर्वेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन फिजिकल आइटम्स, बुक्स, periodical, released on high level manual cataloging, author subject indexes rather than detailed full text browsing. Passivity information is physically assembled in one place. User must travel to the library to discover and use resources. तो ये क्या होते हैं, ये हमारी फिजिकल लाइब्रेरी होती है जिसमें हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी बुक चाहिए, उसकी सर्विसेज अगर हमें यूज करनी है तो उसके लिए हमें घर से उठकर जाना पड़ेगा और बिल्डिंग में जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, उसकी लोकेशन पर जाना पड़ेगा और तब हम उसके रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, अब ये यही चीज जो हमने यहाँ इंग्लिश में पढ़ी है वही हिंदी में लिखी हुई है। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। पारंपरिक प्रतिमान भौतिक संरक्षण, भौतिक वस्तुओं, पुस्तकें, पत्रिकाएं के भंडारण और संरक्षण द्वारा विशेषता। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। विस्तृत फुल टेक्स्ट ब्राउजिंग के बजाय उच्च स्तरीय मैनुअल कैटलॉगिंग लेखक विषय अनुक्रमणिका पर निर्भर करता है। ये सेकंड पॉइंट है। और ये थर्ड है, निष्क्रियता, सूचना एक ही स्थान पर भौतिक रूप से एकत्रित होती है, संसाधनों की खोज और उपयोग के लिए उपयोगिताओं को उत्तर करने की यात्रा करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये हुआ हमारा फिजिकल लाइब्रेरी का एक ओवरव्यू। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी नवाचार की परिभाषा। तो डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है? द डीएलएफ डेफिनेशन, डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन। ये डीएलएफ की जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर मैंने आपको ब्रैकेट में दिखाई थी है। उसका क्या है, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले, ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड स्टाफ टू सिलेक्टिव स्ट्रक्चर, ऑफर इंटेलेक्चुअल एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूट एंड प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ डिजिटल वर्क। ठीक है, तो अब ये इसमें क्या बताया गया है, वह संगठन जो डिजिटल कार्यों के संग्रह का चयन, संरचना, पहुंच और संरक्षण करने के लिए संसाधन और विशेषज्ञ कर्मचारी प्रदान करते हैं। कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो हम उसकी सूचना को लेने के लिए, उसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो हम घर पर भी बैठकर उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा संग्रह, डिजिटल कार्यों के संग्रह का चयन, संरचना, पहुंच और संरक्षण करने के लिए संसाधन और विशेषज्ञ कर्मचारी प्रदान करते हैं। मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं, डिजिटल एक्सपर्ट, वो हमें हमारी इन्फॉर्मेशन हमें हमारे घर में बैठे दे सकते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, अनऑर्गेनाइज द डेलोस रेफरेंसेस मॉडल। जो डेलोस का रेफरेंसेस मॉडल है उसमें क्या है, अनऑर्गेनाइजेशन पॉसिबली वर्चुअल, एक ऑर्गेनाइजेशन जो पॉसिबली वर्चुअल हो, जिसके लिए जो वर्चुअली हम उसको उसकी सर्विसेज ले सकें। दैट comprehensively collect, manages and preserve rich digital content for user communities according to codified policies। मतलब कि एक संगठन जो आभासी हो सकता है, जो संहिताबद्ध नीतियों के आधार उपयोगकर्ताओं का समुदाय के लिए समृद्ध डिजिटल सामग्री जो डिजिटल सामग्री है उसको एक जगह कर रखता है। ठीक है, डिजिटल सामग्री एकत्र, प्रतिबंधित और संरक्षित करता है। मतलब वो जो डिजिटली उसके पास सामग्री है या फिर बुक्स हैं या इन्फॉर्मेशन है, वो उसको एक जगह रखता है, सेफ रखता है और उसको किसी का मिसयूज होने से भी बचाता है। ठीक है, और जो कोई भी यूजर कहीं से भी यूज करना चाहे, आउट ऑफ बॉर्डर, आउट ऑफ कंट्री, वो वहां से भी यूज कर सकता है। ठीक है, इतना हमें ओवरव्यू समझ में आ गया। अब हम क्या देखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ चेंज, कलेक्शन एंड स्ट्रक्चर, परिवर्तन की रूपरेखा, संग्रह और संरचना। मतलब कि जो उसका कलेक्शन है और उसकी जो संरचना है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में क्या होता है, प्रीमैरिली प्रिंट रिसोर्सेज, मुख्य रूप से प्रिंट संसाधन। जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रिंटेड होते हैं, हाथों से लिखे हुए भी हो सकते हैं और प्रिंटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, उनको हम हाथ में ले सकते हैं, उनको हम फील कर सकते हैं कि ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम पेजेस पर रख सकते हैं, उसको यूज करने के लिए हम किसी और को भी दे सकते हैं, किसी और के लिए भी सकते हैं। उसी तरीके से एक बुक जो हम फील कर सकते हैं, जिसके रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेबल होते हैं विद स्लो इवोल्यूशन। ठीक है, स्थिर धीमा विकास, वो स्टेबल होते हैं, मतलब कि वो बार बार चेंज नहीं होते। जो फिजिकल ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में होता है वो बार बार उसके रिसोर्सेज चेंज नहीं होते, आराम आराम से चेंज हो सकते हैं और विकास भी उनका, मतलब इतनी जल्दी वो ग्रोथ भी नहीं कर पाते। ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे डिजिटल लाइब्रेरी और रिसोर्सेज इन डिजिटल फॉर्मेट। इन्होंने एक लाइन में पूरा बता दिया, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हम डिजिटली आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे सारे रिसोर्सेज डिजिटल फॉर्मेट में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, सभी संसाधन डिजिटल रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा, स्टेबल विद स्लो इवोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ क्या देखेंगे, डायनामिक एंड इम्पीरियल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, गतिशील और अल्पकालिक। तो गतिशील क्या होते हैं, गतिशील वो मतलब कि स्लोली मूव नहीं करते, वो फास्टली मूव करते हैं। अगर आप उसको उनको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो जल्दी से सेकंड्स में मॉडिफाई भी हो जाएंगे। उनको आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो वो सेकंड्स में इधर से उधर भी चले जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है देखेंगे, थर्ड इसका पॉइंट है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स लैक स्ट्रक्चर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद ईच अदर। मतलब कि एक बुक को दूसरी बुक के साथ लिंक इजीली नहीं किया जा सकता। जो एक बुक 1 है उसका एक अलग अपना उसका डेटा है, उसको हम बुक 2 के साथ डेटा को लिंक नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते कि अगर हमें बुक 1 पढ़नी है तो बुक 2 के लिए हमें बुक 1 को वापस देना होगा और जब हमें बुक 2 मिलेगी। लेकिन वो दोनों बुक्स ऐसा नहीं है कि अगर आपने बुक 1 पढ़ ली है तो आपको बुक 2 भी उसके साथ में मिल रही है या फिर उसके साथ में ही पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वो दोनों लिंक नहीं है, वो दोनों अलग अलग बुक्स हैं। तो आप अगर 1 पढ़ना चाहते हैं तो 1 पढ़ लीजिए, 2 पढ़ना चाहते हैं तो बुक 2 पढ़ लीजिए, ठीक है। वो दोनों आपस में लिंक नहीं है। व्यक्तिगत वस्तुएं सीधे एक दूसरे से नहीं जुड़ी नहीं होती। स्पष्ट संरचना मतलब उनका एक ये है कि अगर आप एक रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो दूसरा रिसोर्स आप उसके साथ लिंक नहीं होगा। आपको दूसरा रिसोर्स आप अगर चाहते हैं तो यूज कर लीजिए, नहीं चाहते हैं तो मत यूज कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिखाया है, ये डिजिटल लाइब्रेरी में क्या थर्ड पॉइंट है, मल्टीमीडिया फ्रैक्चरल एंड हाइपरलिंक्ड ऑब्जेक्ट्स विद रिच कॉन्टेक्सुअल मेटाडेटा। समृद्ध प्रासंगिक मेटाडेटा के साथ मल्टीमीडिया फ्रैक्चरल और हाइपरलिंक वस्तुएं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि एक डेटा को आप उसको हाइपरलिंक करके शेयर करना चाहते हैं तो उसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको बुक 1 चाहिए तो बुक 1 और 2 उसके साथ ही आपको बुक 2 का भी उसमें रेफरेंस मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके उसके लिंक पर क्लिक करके आप बुक 2 भी पढ़ सकते हैं। वो एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स से लिंक भी हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, परिवर्तन की रूपरेखा, मैट्रिक्स ऑफ चेंज, एसेस एंड इंटरेक्शन। परिवर्तन की रूपरेखा, पहुंच और सहभागिता। मतलब कि अभी लास्ट हमने क्या पढ़ा, इसकी परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हमने परिवर्तन पढ़ा, चेंजेस पढ़े, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके कलेक्शन और स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, एसेस और इंटरेक्शन, पहुंच और सहभागिता। रिसोर्सेज का किस तरीके से दोनों का अलग अलग क्या तरीका है कि एक दूसरे को पहुंच एक ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में पहुंच कैसे की जा सकती है और डिजिटल लाइब्रेरी में पहुंच में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी का जो पॉइंट है, लिमिटेड एक्सेस पॉइंट्स एंड सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। मतलब कि सीमित पहुंच बिंदु और केंद्रित प्रबंधन। अगर आप किसी फिजिकल लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां जाने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, गेट नंबर 1 या 2 उस लाइब्रेरी में एंट्री करेंगे। वहां जाकर आप शेल्फ्स में जाएंगे तो वो बुक आपको जहां मिलेगी, कोई जो बुक आपको एक लाइब्रेरी में मिल रही है, जरूरी नहीं है कि उस लाइब्रेरी में दूसरी किसी और लाइब्रेरी में भी वही बुक आपको अवेलेबल हो। तो जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको अलग अलग लाइब्रेरीज में, जब तक आपको वो इन्फॉर्मेशन राइट इन्फॉर्मेशन मिल नहीं जाती तब तक उस राइट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अलग अलग लाइब्रेरी में ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। और केंद्रित प्रबंधन मतलब कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है वहां पर। फिजिकल लाइब्रेरी में आप जाएंगे वहां पर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट मतलब कि एक जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वहाँ बुक लगी होती है, तो एक केंद्र जो उनका फोकस है जिस पर, वो उस पर मैनेजमेंट करके रखते हैं कि किसी स्टूडेंट को अगर सब्जेक्ट वाइज बुक चाहिए तो उसको मैनेज करके रखेंगे, उस डेटा को अलग मैनेज करके रखेंगे। अगर किसी को टॉपिक वाइज डेटा चाहिए तो वो उसके लिए अलग शेल्फ बना के रखेंगे, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग करके रखेंगे, तो वो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वही डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होता है, अनलिमिटेड एक्सेस पॉइंट। मतलब कि यहाँ हमने क्या देखा, लिमिटेड एक्सेस पॉइंट, कि अगर आप मान लीजिए रेगुलर एक बार में आप एक दिन में आप एक एंट्री कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर उनका मंथली सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेते हैं किसी लाइब्रेरी का तो उनका एक लिमिट होती है कि इतने टाइम में आपको इतने यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और उसके बाद ही सब्सक्रिप्शन जो है आपको दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ेगा। और उसमें क्या होता है, अनलिमिटेड एक्सेस पॉइंट्स। इट मीन्स आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, आप कितनी भी बार यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, कितनी भी बार आप क्लिक यहाँ कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्शन। मतलब कि जो एक बुक आप पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल लाइब्रेरी में जो आपके पास बुक है वो बुक एक टाइम पर आप ही पढ़ सकते हैं, कोई और नहीं पढ़ सकता। और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर लिखा है असीमित बिंदु पहुंच, अनलिमिटेड टाइम्स। आप एक क्लिक करके उस बुक को ओपन करके पढ़ सकते हैं, 10 बार भी पढ़ सकते हैं। और विस्तृत कर रहे हैं मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्शन, जो बुक आप पढ़ रहे हो डिजिटल फिजिकल लाइब्रेरी में एक टाइम में एक पर्सन पढ़ रहा है, वही बुक डिजिटल लाइब्रेरी में वही बुक सेम टाइम पर हजारों स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड पॉइंट है फिजिकल एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्रिक्टली फिजिकल एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्रिक्टली कोरिलेटेड। तो भौतिक और तार्किक संगठन कढ़ाई से सहबद्ध। यहाँ पर क्या है, फिजिकल और लॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देगा ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में, ठीक है। उसके बाद वो ये लोग फिजिकल और लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पर स्ट्रिक्टली फोकस्ड है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी में आप देखेंगे वर्चुअल लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट एंड फिजिकल स्टोरेज। मतलब कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे अलमारियों के अंदर या फिर रैक्स के अंदर बुक्स को रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको फिजिकल और लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। और यहाँ पर वर्चुअल लाइब्रेरी है, यहाँ पर इनको कोई भी रोज के अंदर मेंटेन करने की बुक्स को जरूरत नहीं है। उनके पीडीएफ है इनके पास, कैटेगरी वाइज आप जाइए इनकी वेबसाइट पर, वो जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट की आपको बुक चाहिए उस सब्जेक्ट पर आप क्लिक कीजिए, उस वर्टिकल में आप उस डिपार्टमेंट में जाइए और उसके बाद आपको वो बुक अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल स्टोरेज। यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट यहाँ पर कोई फिजिकल स्टोरेज नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिजिकल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिजिटल स्टोरेज आप देख सकते हैं। उसके बाद वन वे इंटरेक्शन यूजर कंज्यूम फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वन वे
एक तरफा संवाद होता है। मतलब कि मान लीजिए अगर आपको कोई बुक चाहिए तो आप उस बुक को लेकर, उसमें आपको कोई क्वेरी है, कोई आपको उसमें आपको ऐसा लगता है कि इस पर मैं ये इसके ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, या जो भी आपको संवाद करना है, संचार करना है, तो आपका वो वन वे रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, डायनामिक रियल टाइम डायलॉग एंड इंटरेक्शन। अगर आपको यहाँ पर किसी बुक का रिव्यू देना है तो आप हैंड टू हैंड उसके कमेंट्स में लिखिए कि मैं इस बुक का रिव्यू देना चाहता हूँ, इसको 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग देना चाहता हूँ, और वो हैंड टू हैंड आपका रिप्लाई करेंगे डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है। और ये फिजिकल लाइब्रेरी में क्या होता है, वन वे, आप लेटर पोस्ट करिए, आप रिव्यू लिख के दीजिए, फिर वो कभी किसी के पास जाएगा, फिर उसके बाद वो वहां से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे वन वे चलता है, और यहाँ पे क्या होता है, हैंड टू हैंड आपकी रेटिंग्स का, आपकी क्वेरीज का जो है आपको आंसर मिलता रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल लाभ और असीमित पहुंच, द डिजिटल एडवांटेज, अनबाउंड एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, राउंड द क्लॉक 24/7, राउंड द क्लॉक 24/7 कंटिन्यूअसली अवेलेबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग हॉर्स। ठीक है। और इसमें क्या होता है, नो फिजिकल बाउंड्रीज, डिजिटल लाइब्रेरी की बात चल रही है, नो फिजिकल बाउंड्रीज, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, आप स्कूल कॉलेज कंट्री आउट ऑफ स्टेशन कहीं से भी आप इसमें इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है, मल्टीपल एसेस, इसमें आप 100,000 1 lakhs कितनी भी बार आप चाहें, सुबह शाम, जब भी आपको पढ़ना हो, जब भी आपको लगे कि मैं कंफर्टेबल हूँ, तभी भी आप इसकी रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया। अब नेक्स्ट चलते हैं डिजिटल लाभ और दक्षता और पुनर्प्राप्ति। तो इसमें क्या होता है, नियरली अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस एट द फ्रैक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल कॉस्ट, पारंपरिक लागत के बहुत छोटे हिस्से पर लगभग असीमित भंडारण स्थान। मतलब कि ट्रेडिशनल में क्या होता है, छोटे छोटे हिस्सों पर लगभग असीमित भंडार रखा होता है, मतलब कि स्पेस छोटा है लेकिन उसके बाद भी उनके स्टोरेज बहुत बड़ा है, तो उसको स्टोरेज करके करना पड़ता है, इनको बुक्स रखनी पड़ती है, जगह छोटी है, स्टोरेज बहुत ज्यादा है, तो उसको ये ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। ठीक है। उसमें क्या होता है, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होता है, डिजिटल लाइब्रेरी में अनलिमिटेड स्टोरेज होता है, इनको सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए होता है और नेक्स्ट बुक्स होती है इनकी, और जिसको ये पीडीएफ फॉर्म में बहुत सारे रख सकते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा इनको स्टोरेज की या फिजिकल बाउंड्रीज की जरूरत नहीं पड़ती है। डिजिटल लाइब्रेरी में आपको अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। ठीक है। और एडवांस सर्च फंक्शनैलिटी, फिल्ट्रेशन, पैसेज नेविगेशन अक्रॉस मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है। इसमें आपको रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे मिलियंस, आपको जो भी रिसर्च करनी है इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। आप इसमें जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं, आपको उसमें थाउजेंड आंसर मिल जाते हैं, लेकिन आपको डिजिटल लाइब्रेरी में उससे भी ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको एक वेबसाइट पर या किसी एक लिंक पर वो आपकी राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप उस लिंक को उसमें नीचे स्पॉन्सर्ड भी आते हैं और भी ऑप्शन आते हैं, आप वहां देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट ट्राइगल फिजिकल कॉपीज, मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम वियर एंड टियर बाय ऑफरिंग डिजिटल सरोगेट्स। तो डिजिटल विकल्प प्रदान करके नाजुक भौतिक प्रतियां पांडुलिपियों को टूटने फूटने से बचाता है। देखिए, डिजिटली अगर आप किसी बुक को रख देते हैं प्रिजर्व करके, उसकी पीडीएफ एज अ पीडीएफ फॉर्म में उसको रख देते हैं, तो उसको सेव करना काफी आसान होता है। उसको पीडीएफ फॉर्म में आप रख सकते हैं अपने पास, उसको सीडी के रूप में भी रख सकते हैं, उसको आप अपने मेमोरी कार्ड में सेव कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप किसी फिजिकल बुक को रख देते हैं तो उस फिजिकल बुक को सेव करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? उसमें कीड़ा लग सकता है, उसमें बारिश के पानी से उसमें सील आ सकती है, उसके पेजेस खराब हो सकते हैं, उसमें दीमक लग सकती है बुक में। तो उसको थोड़ा वहां पर थोड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट एक ये होता है फिजिकल ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में, कि वहां पर उसको सेव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वहीं डिजिटल आप उसको कहीं भी सेव कर सकते हैं, अपने फोन में भी सेव कर सकते हैं, अपने पेन ड्राइव में भी कर सकते हैं, अपने हार्ड डिस्क में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो डिजिटल लाइब्रेरी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा उसमें बेनिफिट्स हैं और थोड़ा सा ज्यादा वो हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका देखेंगे टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल क्या बैरियर आते हैं डिजिटल लाइब्रेरी में? अगर आपको देखिए, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ट्रेडिशनल अब डिजिटल लाइब्रेरीज आ गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज में कुछ फायदे नहीं है या वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज के अपने फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ठीक है। तो हर एक्शन का रिएक्शन, जैसे आपने सुना होगा, मैंने बहुत सारे डायलॉग्स और उसमें सुना है, लोगों के विचारों में भी ऐसी बातें आती हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है। हर मेडिसिन जो होती है वो इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट भी करती है। अगर वह एक बीमारी में आपको ठीक कर रही है, तो वहीं उसका साइड इफेक्ट भी आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं मेडिसिन का भी होगा। ठीक है। उसी तरीके से इंटरनेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप डिपेंडेंसी, कंप्लीट रिलायंस ऑन हाई बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड कंसिस्टेंट पावर सप्लाई। तो मतलब कि यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर कंसिस्टेंट पावर सप्लाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी डिजिटल लाइब्रेरी वर्क नहीं करेगी। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें ये डिजिटल लाइब्रेरी का एक माइनस पॉइंट समझा जाता है कि वो वर्क जब तक नहीं करेगी जब तक आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन ना हो और कंसिस्टेंट पावर सप्लाई ना हो। लाइट भी होनी बहुत जरूरी है, इंटरनेट भी होना बहुत जरूरी है। और फिजिकल लाइब्रेरी में, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में आप जाते हैं, वहां जाइए, एंट्री कराइए, बैठिए, लाइट भी चली जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
गर्मी में भी बैठकर या अंधेरे में भी, मतलब रोशनी में, सनलाइट में बैठकर आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेट नहीं आता है तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फोन में बैटरी नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बुक खोलेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना, हैंड रिटन नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन वहीं डिजिटल लाइब्रेरी में थोड़ा सा एक ही माइनस पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बैरियर आता है, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, द ग्रेटेस्ट थ्रेट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर्मेट्स क्विकली बिकम आउटडेटेड। इसमें क्या होता है, डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होता है, जब आप किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात आती है तो उनका जो फॉर्मेट होता है वो क्विकली बिकम्स आउटडेटेड, मेकिंग ओल्डर डिजिटल फाइल्स अनरीडेबल। जो पुरानी फाइल्स हो जाती हैं डिजिटल लाइब्रेरीज में, जो पुरानी सेव करके आपने रखी होती हैं फाइल्स, कॉपी सेव की होती हैं, वो आउटडेटेड हो सकती हैं। वो एकदम से, कभी कभी आपने देखा ना आपके लैपटॉप या कंप्यूटर एकदम से फॉर्मेट हो जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए हम डिजिटल किसी भी फाइल को एक जगह सेव करके नहीं रखते, उसको मल्टीपल सिस्टम में, मल्टीपल मेमोरीज में सेव करके रखा जाता है कि इफ एक फ्लॉपी डिस्क या एक हार्ड डिस्क अगर हमारी क्रैश कर जाती है तो हमारे पास वो डेटा ऑलरेडी दूसरे में होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक इसका बैरियर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, constant migration requiring financial investment to migrate files to new technologies। अब जब हमारे पास एक पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है तो हर सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है, टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस भी होना चाहिए। फिजिकल लाइब्रेरी में ऐसा कुछ नहीं है, फिजिकल लाइब्रेरी में आपको सिर्फ क्लीनिंग का ध्यान रखना होगा और यहाँ आपको मेंटेनेंस का ध्यान रखना होगा, ठीक है। डिजिटल जो एरा है उसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कंप्यूटर खरीद लिया तो उसमें कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसमें जरूरत पड़ती रहती है, आपको उसमें मेंटेनेंस करवाना बहुत जरूरी है, आपको आपका सिस्टम अप टू डेट रखना पड़ेगा, आपको न्यू वर्जन अपडेट करने पड़ेंगे और आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर उसमें होना चाहिए। और उसमें जितने भी आपके वाईफाई कनेक्शंस हैं या फिर जो भी आपके फ्लॉपी डिस्क वगैरह हैं वो टाइम टू टाइम आपको लेटेस्ट मॉडल के रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक टाइम ये कुछ बैरियर्स हैं जो डिजिटल लाइब्रेरी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कानूनी और लीगल एंड वैलिडेशन चैलेंजेस, कानूनी और सत्यापन चुनौतियां, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपके पास कॉपीराइट होना चाहिए। किसी भी चीज को एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR एंड प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड डुप्लीकेट एंड और शेयरिंग। मतलब कि आपके पास जो डिजिटल लाइब्रेरी में या जो भी आप चीज अपने नाम से पब्लिश कर रहे हैं आपके पास उसका कॉपीराइट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक राइटर ने, जैसे कि आपने देखा होगा बुक्स पर भी कॉपीराइट्स होते हैं, अगर एक इंफॉर्मेशन आपके पास है तो वो इंफॉर्मेशन आप ऐसा नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी और की इन्फॉर्मेशन के नीचे या आप किसी और की बुक के साथ अपना किसी और की बुक आपने ले ली और उसकी बुक पर आप अपना नाम लिखकर पब्लिश करवा रहे हैं, तो ये कॉपीराइट एक्ट के तहत ये इलीगल माना जाता है, ठीक है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी आपके पास रिसोर्स है तो उसके लिए आपको कॉपीराइट के जो इश्यूज हैं, जो उसकी लिमिट्स हैं उसके अंदर रहकर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके वो उस पर कॉपीराइट लग जाता है, कॉपीराइट एक्ट लग जाएगा और वो आपकी जो चीज़ है उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, लीगल उस पर एलिगेशंस लगने शुरू हो जाते हैं और फिर उसमें आप थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएंगे, बहुत दिक्कत में आ सकते हैं, आई मीन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ वैलिडेशन। ऐसा नहीं, लैक ऑफ वैलिडेशन, द अबंडेंस ऑफ डेटा मेक्स इट हार्ड टू डिफरेंशिएट हाईली वैल्यूएबल पीयर रिव्यूड स्कॉलरली कंटेंट फ्रॉम यूजलेस और फॉल्स इंफॉर्मेशन। देखिए आपने जैसे देखा होगा इस पूरे इस पैराग्राफ को या इस लाइंस को मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ, आपने रील्स स्क्रॉल करते होंगे आप लोग, तो रील्स में आपके पास फेक रील्स भी आती होंगी, फेक न्यूज भी आती होंगी। उसी तरीके से जब आप जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है डिजिटल लाइब्रेरी में, जो बुक आपके पास रखी हुई है, ऐसा तो नहीं वो मिस प्रिंट है, या उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो इन्फॉर्मेशन या रिसोर्स जो आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप दूसरे को दे रहे हैं, जो डेटा आपके द्वारा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मिस प्रिंट हो या वो फॉल्स डेटा हो, जिसकी वजह से आप ये सोचें। देखिए कोई भी गलत चीज ना ऊपर तक आने में टॉप पर बहुत जल्दी आ जाती है और कोई सही चीज को टॉप पर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं या आपका जो डेटा है वो किसी और के नाम का डेटा हो और आप अपने नाम से उसको प्रिंट करवा रहे हैं, अपने नाम से प्रोवाइड करवा रहे हैं, या फिर उस डेटा की वैलिडिटी खत्म हो गई है, या फिर वो डेटा जो है टाइम के बाद आप जब टाइम देखिए कोई भी चीज़ है जब अगर टाइम निकल जाता है तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो वैल्यू चीज़ की नहीं होती, वैल्यू होती है टाइम की। अगर मान लीजिए टाइम निकल गया और वो चीज़ आपके पास है, पैसे हैं आपके पास, अभी आपको पैसों की ज़रूरत है और पैसे आपके पास नहीं है, तो कोई फायदा नहीं उन पैसों का। लेकिन अगर आपके पास जिस टाइम आपको नीड है उन पैसों की और वो मनी आपके पास है, तो वो मनी चाहे कम ही क्यों ना हो लेकिन वो बहुत ज्यादा लगती है और उससे आप बहुत ज्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेकिन टाइम निकलने के बाद कोई डेटा हो, पैसे हो या कोई भी चीज हो,
उसकी कोई मनी वैल्यू नहीं रह जाती, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर कोई डेटा आपके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो डेटा फॉल्स नहीं होना चाहिए, वो डेटा वैलिड होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, ऑथोराइज्ड होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से अब नेक्स्ट देखते हैं नेशनल फोकस, एनडीएलआई एंड ई गवर्नेंस। मतलब कि नेशनली जो नेशनल एंगल से देखा जाए तो डिजिटल लाइब्रेरीज पर क्या फोकस है और ई गवर्नेंस इस पर क्या काम कर रही है, इस पर हम लोग किस तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया मैनेज्ड बाय आईआईटी खगरपुर। देखिए जो नेशनल लाइब्रेरी है इंडिया की, जो एक ही नेशनल लाइब्रेरी है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कहाँ है, कैलकाटा में, ठीक है। तो वो नेशनल लाइब्रेरी जो है वो खगरपुर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफरिंग फेडरेट आईआईटी खगरपुर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफरिंग फेडरेटेड सर्च अक्रॉस 3+ करोड़ रिसोर्सेज। देखिए जहां पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, आईआईटी खगरपुर जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी आईआईटी खगरपुर जो चलाता है, उनके अंडर चलती है ये नेशनल लाइब्रेरी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा रिसोर्सेज हमारे वहां पर अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद इस पे क्या ध्यान दिया जा रहा है, सपोर्टिंग ई गवर्नेंस, डेमोक्राइजेज एजुकेशन, ठीक है, रिड्यूस द डिजिटल डिवाइड एंड एक्ट्स एज अ सेंट्रल पॉलिसीज रिपोजिटरी फॉर सिटीजन ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ई गवर्नेंस जो इसमें सपोर्ट कर रहा है वो क्या सपोर्ट मिल रहा है, लोकतांत्रिकरण करता, ये जो ई गवर्नेंस है इसका लोकतांत्रिकरण करता है, जैसे हिंदी में भी लिखा है, ई गवर्नेंस का समर्थन शिक्षा का लोकतांत्रिकरण करता है, डिजिटल डिवाइस को कम करता है और नागरिक पारदर्शिता के लिए केंद्रीय नीति भंडारण के रूप में कार्य करता है। मतलब कि देखिए एक ना हमारे पास एक राइट होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उसी तरीके से उसकी ट्रांसपेरेंसी होना, किसी भी इन्फॉर्मेशन की कोई भी सर्विस हो जो गवर्नमेंट के द्वारा हमें प्रोवाइड की जा रही है, जो भी सर्विस गवर्नमेंट हमें दे रही है वो हम उसकी पारदर्शिता, उसकी ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी होता है। तो उसी तरीके से इसमें गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट हमारे लिए शिक्षा और लोकतांत्रिकरण, मतलब कि डेमोक्राइजेज एजुकेशन, रिड्यूस द डिजिटल डिवाइड, मतलब डिजिटली जो डिवाइड होती हैं चीजें या रिसोर्सेज होते हैं, डिजिटली हम कितना डिवाइड हो सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ज्यादा भटके ना, अलग अलग वेबसाइट्स पर ना जाएं। सपोर्ट गवर्नमेंट इसमें ये सपोर्ट कर रही है कि स्टूडेंट्स को सारे इन्फॉर्मेशन या जो भी उसका स्टूडेंट के लिए एक एजुकेशनल डेटा है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर उनको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नीति का भंडार, केंद्रीय नीति भंडार के रूप में कार्य करता है। मतलब जो सेंट्रली वो जो स्टोरेज है, सेंट्रली जो स्टोरेज की उनकी पॉलिसी है उसके ऊपर भी ध्यान देना है उनको, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो स्टूडेंट कम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अलग अलग, जैसे मान लीजिए एक लाइब्रेरी में एक सर्विस मिल रही है, दूसरी लाइब्रेरी में वो सर्विस नहीं मिल रही है, दूसरी लाइब्रेरी में कोई और दूसरी सर्विस उसको प्रोवाइड की जा रही है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट क्या करेगा, पहले एक सर्विस लेगा जाके, फिर वो दूसरी लाइब्रेरी में जाएगा दूसरी सर्विस लेगा। तो गवर्नमेंट ई सपोर्ट, ई गवर्नेंस के जरिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि सारी जो सर्विसेज आप स्टूडेंट्स अलग अलग जाके ले रहे हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर एक ही लाइब्रेरी में जाकर ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, हाइब्रिड और डिजिटल। मतलब कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी जो होती है वो थोड़ी सी हाइब्रिड भी होती है और डिजिटल लाइब्रेरी भी हाइब्रिड होती है, ठीक है। उसका क्या है, द सिंथेसिस द हाइब्रिड लाइब्रेरी, द न्यू ऑपरेशनल नॉर्म इंटीग्रेटिंग बोथ ट्रेडिशनल प्रिंट मटेरियल मोनोग्राफ्स अचीव्स एंड ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज ई जर्नल्स डेटाबेसेस demands a new generation of hybrid librarians trained in a navigation and cross रेफरेंसिंग बोथ फिजिकल एंड डिजिटल इकोसिस्टम। तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, नया अब यहाँ हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको, ट्रांसलेशन हाइब्रिड लाइब्रेरी, नया परिचालन मानदंड जो पारंपरिक प्रिंट सामग्री, मोनोग्राफ, अभिलेखागार और बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक संसाधन ई जर्नल डेटाबेस दोनों को एकीकृत करता है, भौतिक और डिजिटल दोनों प्रणालियों को नेविगेट करने और क्रॉस रेफरेंस करने में प्रशिक्षित हाइब्रिड लाइब्रेरी की एक नई पीढ़ी की मांग करता है। मतलब कि जो हाइब्रिड लाइब्रेरी है उसमें आप क्या देखेंगे, हाइब्रिड लाइब्रेरी कैसे वर्क करती है, एक नया परिचालन है उसमें, जो जो प्रिंट है, जो हाइब्रिड लाइब्रेरी में क्या होता है, जो जो प्रिंटेड लाइब्रेरी की फॉर्म्स होती हैं उसमें आपको वो भी देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और दोनों लाइब्रेरी जो डिजिटल है वो भी हाइब्रिड होती है और जो हाइब्रिड है वो भी ट्रेडिशनल में भी थोड़ा सा हाइब्रिड होता है, जैसे कि मैंने यहाँ दोनों पिक्चर बनाई हुई है। यहाँ पर डिजिटल जो ट्रेडिशनल है उसके अंदर भी ट्रेडिशनल का ये स्केल बना हुआ है, ये जो ट्रेडिशनल का स्केल बना हुआ है और ये डिजिटल का बना हुआ है। तो इसमें ये बीच का थोड़ा सा हिस्सा हमने ट्रेडिशनल में से ले लिया, हाइब्रिड है, और डिजिटल में से ले लिया, ये भी हाइब्रिड है। इसमें क्या होता है, हाइब्रिड लाइब्रेरी में क्या होता है,
जो प्रिंट सामग्री होती है, मोनोग्राफ अभिलेखागार को बढ़ते और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को, ईबेट्स को, दोनों को एकीकृत करके रखते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपको हाइवर्ड लाइब्रेरी में मोनोग्राफ भी मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन भी मिल जाएंगे, जर्नल, डेटाबेस, ये सब मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, भौतिक और डिजिटल दोनों प्रणालियों में नेविगेट करने और क्रॉस रेफरेंस करने की प्रशिक्षित हाइवर्ड लाइब्रेरियन की एक नई पीढ़ी की मांग की जा रही है। मतलब कि इस हाइवर्ड जो लाइब्रेरी है, हाइवर्ड लाइब्रेरी में ऐसे लाइब्रेरियंस की मांग की जा रही है, न्यू जनरेशन लाइब्रेरियंस की मांग की जा रही है, जिनको डिजिटल और ट्रेडिशनल दोनों को वर्क करना आता हो, और जो दोनों को, ट्रेडिशनल को भी और डिजिटल को भी, डिजिटल, ट्रेडिशनल और डिजिटल दोनों को, दोनों जो इसके ट्रेंड्स हैं उनको जानता हो, और वो उन दोनों को जानकर ही हाइवर्ड्स को बनाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। अब नेक्स्ट है डिजिटल संरक्षण रणनीतियां। तो ये रिफ्रेशिंग, माइग्रेशन और इमुलेशन। ठीक है, डिजिटल प्रिजर्वेशन स्ट्रेटजीज। देखिए, जो डिजिटल लाइब्रेरी होती है उसमें स्टोरेज करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। वो स्ट्रेटजीज जो होती हैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट क्या है, रिफ्रेशिंग, माइग्रेशन, इमुलेशन। ठीक है। अब रिफ्रेशिंग में क्या होता है, कॉपिंग डेटा फ्रॉम एन ओल्डर फिजिकल मीडियम टू अ न्यूअर वन। मतलब के डेटा को, पुराने वाले डेटा को, जो एक डेटा है हमारे पास, फिजिकल डेटा जो है, या एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बुक है हमारे पास, उस बुक को हमें रिफ्रेश करना है, तो रिफ्रेशिंग उसकी कैसे की जाएगी, उस बुक को हम पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट निकाल लेंगे, उसकी कॉपी की जाएगी उसकी, और उसको एक नई फॉर्म दी जाएगी। वो क्या होगी, डिजिटल फॉर्म। उसको एज अ पीडीएफ रखा जाएगा, उस बुक की पीडीएफ बनाकर उसको प्रिंट कर उसकी कॉपी करके रखी जाएगी एज अ पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है। और उसको हम क्या कहेंगे, एक न्यू मीडियम टू अ न्यूअर फॉर्म। उसके बाद सीडी टू सॉलिड स्टेट ड्राइवर। मतलब कि जैसे मैंने बताया, पीडीएफ को आप सीडी में भी रख सकते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव में भी रख सकते हैं। उसके बाद टू कॉम्बैट मीडिया डीके। तो क्या होगा, डेटा की कॉपी करना। मतलब कि एक बुक को आप पीडीएफ बनाइए, कॉपी कीजिए उसकी उसकी प्रिंटिंग करवाइए, या प्रिंटिंग नहीं तो स्कैनिंग करवाइए। एक बुक की स्कैन करके आप उसको पीडीएफ फॉर्म में रखिए, और उसके बाद आप उसे सीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा एक कैटेगरी, रिफ्रेशिंग, इसको कहा जाएगा क्या, रिफ्रेशिंग। उसके बाद ये आ गया माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या आता है, ट्रांसफरिंग डिजिटल मटेरियल फ्रॉम अन ऑब्सोलेट फाइल फॉर्मेट सॉफ्टवेयर टू अ करंट जनरेशन फॉर्मेट। मतलब कि डिजिटल सामग्री को पुराने फाइल प्रारूप सॉफ्टवेयर से वर्तमान पीढ़ी के प्रारूप में स्थानांतरित करना। मतलब कि जो पुराना हमारे पास पुरानी फाइल्स रखी हुई हैं, जैसे आपने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में देखा होगा, प्राइवेट ऑफिस में देखा होगा, बहुत सारी ढेरों ढेरों फाइल्स रखी रहती हैं उनके पास। और उसको क्या करते हैं, आजकल ना सभी ऑफिस में ऐसा हो गया है कि वो उसको प्रिजर्व करने के लिए उनको स्कैन करवाते हैं, स्कैन करवा के उन फाइल्स का एक अलग से डेटा बनाया जाता है, एक अलग सिस्टम में उसको प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है, एक फोल्डर बना के रखा जाता है, या उसको पेन ड्राइव फॉर्म में भी रखा जा सकता है, गूगल ड्राइव पे भी सेव कर सकते हैं। तो जो पुरानी, उसके बाद क्या होता है, रिफ्रेशिंग के बाद क्या होता है, माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है, ट्रांसफरिंग डिजिटल मटेरियल फ्रॉम अ ऑब्स्टिकल फाइल फॉर्मेट। मतलब कि जो पुराना डेटा है, पुरानी फाइल्स हैं, उसको स्कैन करके नए फॉर्मेट में रखा जाएगा। ठीक है, ये हुई हमारा, इसे क्या कहेंगे, इस फॉर्मेट को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन के बाद आता है नेक्स्ट हमारा इमुलेशन। इमुलेशन में क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर दैट मिमिक्स obsolete hardware allowing original older files to run exactly as designed। मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें जो पुरानी फाइल्स हमने सेव करके रखी हैं, इसमें इमुलेशन के द्वारा ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो पुराने हार्डवेयर की नकल करता हो, जिससे मूल पुरानी फाइलें बिल्कुल वैसी ही चल सकें। मतलब कि जो पुराना सॉफ्टवेयर हम रन कर रहे थे, अब हम उस पर नई फाइल्स डालेंगे तो वो रन नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है ना, फॉर्मेट ना वो सपोर्ट ना करे, वो सिस्टम न्यू फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट ना करे, तो हमें सॉफ्टवेयर भी चेंज किया जाएगा। इसमें पुराने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट करना पड़ेगा, जिसको इमुलेशन कहते हैं। और उसमें इमुलेशन में क्या होता है, पुरानी सॉफ्टवेयर को इस योग्य बनाया जाता है कि वो नए जो फाइल्स हमने बनाए हैं उनको सपोर्ट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी अप टू डेट किया जाता है। अब इसके बाद निष्कर्ष हम देखेंगे, द कंक्लूजन, द कोर मिशन रिमेन्स। हमारा जो मिशन है, जो हमारा निष्कर्ष है, उसमें पुस्तकालय का अस्तित्व केवल दस्तावेजों के भौतिक रूप पर निर्भर नहीं करता, डिजिटल और हाइब्रिड मॉडल में संक्रमण उपकरणों में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, उद्देश्य में नहीं। मतलब कि इसका जो मिशन है, पुस्तकालय का अस्तित्व केवल दस्तावेजों के भौतिक रूप पर निर्भर नहीं करता। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी जो है वो एक 4 दीवारी की लाइब्रेरी होती है और उसके अंदर जाकर वहां पर कागजात रखे होते हैं, बुक्स रखी होती है, डेटा पड़ा होता है, वो एक लाइब्रेरी है। हमारा जो मिशन है, राइट इन्फॉर्मेशन राइट यूजर।
को पहुंचाना है, और वो डिजिटल हो या ट्रेडिशनल हो, कोई भी लाइब्रेरी हो। तो सभी लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियंस हैं उनका माइंडसेट आपको एक ही मिलेगा। वहाँ का जो स्टाफ है वो लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग, जो भी लाइब्रेरी है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपर्टीज मिलेंगी। और दूसरा, हमको एक ये नहीं देखना है कि जो लाइब्रेरी है उसको सिर्फ उसका लाइब्रेरी का जो एम है या उसका जो गोल है वो सिर्फ एक 4 दीवारी में जाकर एक बुक पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजिटल और हाइब्रिड मॉडल में हम यही दिखा रहे हैं कि डिजिटली भी आप लोग उसकी जो फैसिलिटीज हैं वो आप उसमें ले सकते हैं। उसके यूज जो है आप डिजिटली भी यूज कर सकते हैं लाइब्रेरीज को, और हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, इसका मिशन अपरिवर्तित और मानव संस्कृति के रिकॉर्ड को संरक्षित करके भविष्य को आकार देने के लिए अतीत और वर्तमान को जोड़ना है। मतलब कि हमें जो भी हमारे पास रेयर इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे पास जितनी भी जर्नल इन्फॉर्मेशन है या जो भी स्पेशलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, हम ये नहीं चाहते कि वो इन्फॉर्मेशन हमसे मिस हो जाए, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन, वो डेटा ना मिले। तो इसलिए हम ये चाहते हैं एक ट्रेडिशनल लाइब्रेरी का जो डेटा है वो हम डिजिटल और हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पर उसको सेव करके रखें, ताकि आगे की जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन हैं, जनरेशन टू जनरेशन उनको वो डिलीवर होता रहे। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसीलिए जो भी आपको समझ नहीं आया हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अड्डा 247 से जुड़े रहिए। मेरा नाम सिमरन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।